नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ यूपी स्पेशल की एक और कक्षा के साथ। आज का बच्चों हमारा विषय है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। अति अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है और ऐसे समय में जिस समय हमारे प्रदेश की कई नदियां जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी हों, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश स्पेशल में या उत्तर प्रदेश की नदियों से प्रश्न ना आए, ये तो असंभव है। आपने किताबों में या कई जगह पर ऐसे बिखरे हुए नदियों के टॉपिक पढ़े होंगे। उन सभी चीजों को एक जगह एक टॉपिक में समेट करके हम लेके आए हैं आपके लिए। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है और आज हम इसी पे अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने कुछ मुख्य नदियां बना दी हैं, कुछ अन्य नदियां आपको समझाते हुए बनाएंगे जिससे आपको वो नदियां और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा विषय क्या रहने वाला है? उत्तर प्रदेश की नदियां। देखिए, यहां पर हम अपना टॉपिक, चलो टॉपिक नहीं लिखते हैं, सीधे देखते हैं। देखो, अगर कहें कि उत्तर प्रदेश की सबसे विशेष नदी कौन है, तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत बसा हुआ एक प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की बच्चों सबसे मुख्य नदी कौन है? वो गंगा है। ठीक है। यहां हम देखिए इस नदी का नाम लिख देते हैं। इस नदी का नाम हम यहां अब लिख रहे हैं। नाम क्या है? गंगा। ठीक है। और गंगा की ही समस्त सहायक नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बह रही हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, परिवहन होता है और नदियों के किनारे ही तो सभ्यताएं पनपती हैं, नदियों के किनारे ही शहर बसते हैं। तो इसी वजह से सारा कुछ जो कुछ उत्तर प्रदेश में है, सब किसकी देन है? गंगा नदी की देन है। और इसी वजह से संभवतः इसको इतना आदर दिया गया है, गंगा माँ की उपाधि दी गई है। ठीक है। गंगा देवी, देव माँ, ऐसे कई शब्दों से सुशोभित किया गया है। उसका रीजन आप समझिए क्या होगा? रीजन रहा होगा गंगा से मिलने वाले कई प्रकार के लाभ। बिना लाभ के तो हम किसी से मित्रता छोड़ो शत्रुता नहीं करते, है ना? तो फिर ये तो नदियां हैं। माफ कीजिए, गला आज हमारा थोड़ा सा खराब है। तो देखिए, गंगा नदी से हम लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारत की सबसे मुख्य नदी भी गंगा है, उत्तर प्रदेश की भी मुख्य नदी गंगा है। गंगा का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश से ठीक ऊपर जो उत्तराखंड है ना? आपको पिछली कक्षाओं में हमने बताया होगा, 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काटकर उत्तर प्रदेश के एक अन्य राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। इसी उत्तराखंड में गंगा नदी उत्तरकाशी जिले से चलती है। ठीक है। यहां पर ये दो धाराओं भागीरथी और अलकनंदा से बनती है। ये टॉपिक आपको अगर विस्तृत देखना है उत्तराखंड का, तो आप इंडियन ज्योग्राफी की कक्षा में जाके देख सकते हैं। आज हम गंगा की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। देखिए, आज निश्चित रूप से क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि नदियां बहुत बड़ी हैं। देखिए, गंगा नदी सबसे पहले जानेंगे कि गंगा नदी हमसे जो पूछ सकता है कि इसका उद्गम कहां से है, तो पहली चीज हम यहां देख लेंगे गंगा नदी का उद्गम। ठीक है। हम यहां पर कहीं लिखते जाएं चीजों को, यहां लिख देते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, आप एडजस्ट करिएगा। गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड से है। ठीक है। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो रहता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चीजें आप जानते हैं या ये थोड़ा स्लो है, तो आपके में ऑप्शन है, आप तेज कर सकते हैं। मेरा तरीका यही है। तो देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहां से है? उत्तराखंड से है। अब बात आती है कि ये यूपी में कहां से प्रवेश करती है। तो देखिए, ये यूपी का एक जिला पड़ता है। इस जिले का नाम है बिजनौर। ठीक है। जिले का नाम क्या है बच्चों?
बिजनौर नाम है इस जिले का, जहां से ये यूपी में प्रवेश करती है। अब देखिए जरा, ये बिजनौर, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर मेरठ, मेरठ अमरोहा, अमरोहा बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद और इधर आगे बढ़ती हुई जो है ये कई सारे इधर जैसे और बस्ती वगैरह जो है, और यहाँ पर बदायूं पड़ेगा, ठीक है। और बदायूं में ये सबसे लंबी भी है, और यहाँ से कन्नौज, कानपुर, कानपुर से आगे और कई जिलों में बहती हुई प्रयागराज पहुंचती है, बनारस पहुंचती है, और वाराणसी से आगे ये जौनपुर पार करके, गाजीपुर पार करके, और फिर यहाँ पर देखिए ये आपके बलिया पहुंचती है, और बलिया से बिहार में चली जाती है। तो ये तमाम जिले तो इंपॉर्टेंट हैं ही जो आपको पढ़ने हैं। बस आपको दो जिले बहुत महत्वपूर्ण याद रखने हैं। वो कौन से हैं कि गंगा का प्रवेश कहां से होता है। तो देखिए गंगा का जो प्रवेश है वो बिजनौर जिले से होता है, ठीक है। आपको याद हो गया कहां से, बिजनौर से होता है। और गंगा का निकास कहां से होता है, ये भी अति महत्वपूर्ण है बच्चों, ये बलिया से बाहर निकलती है। तो गंगा का प्रवेश बिजनौर और निकास बलिया से होता है। इस बीच में बात आती है कि गंगा 1450 के लगभग दूरी तय करती है, और गंगा के कितने जिलों से निकलती है, 27 जिलों से। तो हम देखेंगे क्या, गंगा इन यूपी। हम शॉर्ट में लिखेंगे, आज आपको नोट सब खुद से बनाने होंगे, हम चीजों को समझाते हुए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो गंगा का प्रवेश आप देख रहे हैं, देखिए वो कहां से है। गंगा का जो प्रवेश है वो बिजनौर से है, ठीक है। प्रवेश कहां से है, बिजनौर से है, और निकास बलिया से है। प्रवेश बिजनौर से है, निकास बलिया से है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इस दौरान ये उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है, तो यहां हम देखेंगे कुल दूरी ये उत्तर प्रदेश में बच्चों 1450 किलोमीटर तय करती है उत्तर प्रदेश में। वैसे 25-25 इसकी कुल लंबाई है गंगा की, है ना। लेकिन ये कुछ उत्तराखंड में भी है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी, 1450, यानी सर्वाधिक, गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो यहां लिख देंगे गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। आज आप साथ में ही कॉपी पेन लेके बैठिए और चीजों को देखते जाइए, है ना। और ये कैसी है, सर्वाधिक है, यानी किसी भी राज्य में गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो यूपी में है। बोलो बात क्लियर हो गई। कितने जिलों में बहती है, तो याद रखना कुल 27 जिलों में, ये उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहां से, बिजनौर से लेके बलिया तक। बोलो बात क्लियर हो गई। अब यहां से कुछ और ऐसी टेक्निकल चीजें आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी, पहले तो यही पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी कौन है, गंगा है। फिर गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, ये तो क्लियर हो गया कि गंगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां बहती है, ठीक है ना। तो याद रखना एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बदायूं। समझ गए। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस इसकी बदायूं में पड़ती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इन 27 जिलों में इसकी सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, ठीक है। सर्वाधिक लंबाई इसकी किस जिले में पड़ेगी, तो बच्चों याद रखना बदायूं में पड़ेगी, ठीक है। कहां पर, बदायूं में गंगा की सर्वाधिक लंबाई है। बात क्लियर हो गई। अब देखो गंगा ऊपर से तो आती है, तो ग्लेशियर से होके आती है। ग्लेशियर का पानी है, एक सदा नीरा नदी है, हमेशा से ही इसमें पानी रहता है। तो ये तो पानी बड़ा स्वच्छ होता है। लेकिन यूपी में बहते बहते बच्चों ये बहुत ज्यादा नदी प्रदूषित हो जाती है।
कैसी हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। और इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिए, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, फिर एक साथ आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको मिटा देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं, ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह है? तो बच्चों याद रखना, ये नदी सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से लेकर के और वाराणसी तक ये नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, कहां पर लिख दें? यहां आप लोग याद रखेंगे, कन्नौज से कहां तक? वाराणसी तक ये नदी बच्चों सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई है। क्लियर हो गया? अब समझना है जरा बात को कि उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी सबसे ज्यादा गंदी, समझ रहे हैं? अब ऐसी स्थिति में अगर ये नदी गंदी बनी रहेगी तो ये आपको पता है भारत की 40% जनसंख्या का भरण पोषण करने वाली नदी है। अगर ये गंदी बनी रहेगी तो बहुत जल्दी ही बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से सबसे पहले इस नदी पर ही सरकार ने ध्यान दिया और सबसे पहला काम क्या किया कि इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। 4 नवंबर 2008 को ये नदी राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई। ठीक है, आपने ये देख लिया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और यहां पर कुछ चीजें नई लिख देंगे, उन्हें आप देखिए। ठीक है, हम एक बार ये देख लें कि ये सब चीजें आपको दिख रही होंगी या नहीं दिख रही होंगी, ये देखना भी जरूरी है। ठीक है, आपको तो थोड़ा और दूर तक का दिखेगा, हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या किया गया, यहां हम लोग देखेंगे, इसको ऐसे यहां बंद कर देते हैं। 4 नवंबर 2008 को 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। समझना बात को, राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। क्यों? ताकि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं। और ऐसा ही हुआ सबसे पहले 2014 में। प्रदूषण का उपाय देखना क्या हुआ, इसको प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पहला प्रयास, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पहला प्रयास हुआ सन 2014 में और इसका नाम रखा गया नमामि गंगे। समझ रहे हैं बच्चों, क्या नाम रखा गया इसका? नमामि गंगे नाम रखा गया। और इसमें क्या हुआ, सरकार ने धन दिया, अलग से बजट पास किया इसके लिए, ताकि ये नदी स्वच्छ की जा सके। अब स्वच्छ तो ऐसा नहीं है कि गंगा खुद गंदी हो रही है, किनारे पे शहर है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, अब जनसंख्या ज्यादा है तो सीवर ज्यादा है, सीवर नदियों में जा रहा है। ऐसे ही अब जनसंख्या ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा चाहिए, फैक्ट्री ज्यादा बनती हैं, तो फैक्ट्रियों का जितना भी वेस्टेज है वो भी सब नदी में जा रहा है। अब इसमें नहीं जा रहा, इसकी सहायक नदियों में जा रहा है, वहां से गंगा में पहुंच रहा है। तो इस वजह से इसमें बहुत सारे सीवेज को जाने से अगर रोका जाए तो इसको स्वच्छ किया जा सकता है। समझ रहे हैं? और अब सीवेज जाए रुक जाएगा तो सीवेज हम लेके कहां जाएंगे? तो इसके लिए क्या हुआ कि हमने यहां पर किनारे किनारे पर बहुत बड़े बड़े संयंत्र लगाए, जिससे गंगा में जो पानी जाए वो स्वच्छ फिल्टर होकर जाए। 2014 से ये प्रथा चल रही है और इसके लिए आप यकीन मानिए 2023 तक 2023 तक बच्चों याद कर लेना इस चीज को, 14,084 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। कितना? 14,084 करोड़ रुपया नमामि गंगे योजना में दिया जा चुका है गंगा को शुद्ध करने के लिए। तो कितना टारगेट है? 2026 तक इसमें याद रखना 2250 करोड़ रुपए का टारगेट है नमामि गंगे में खर्च करने का, जिससे गंगा को शुद्ध किया जा सके। बात क्लियर हो रही है?
हम सभी सिर्फ किस नदी पर बात कर रहे हैं? गंगा पर। आपने जान लिया कि नमामि गंगे योजना के तहत इसको शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है और 2026 तक का टारगेट है। इसके अलावा कौन काम कर रहा है? एक और उस बात को समझ लेना, कानपुर आईआईटी को याद रखना। जो कानपुर आईआईटी है, ये भी जो है एक योजना अपनी चला रहे हैं और इनकी योजना का नाम क्या है? गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी कानपुर। ठीक है, लिख दे यहां पर। आप देखिए यहां हम लिख दे रहे हैं, क्या नाम है? गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन, ये तो गंगा का रिवर बेसिन हो गया। मैनेजमेंट स्टडी, ठीक है। ये कौन चला रहा है? आईआईटी कानपुर के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी। ये भी गंगा के शुद्धिकरण के लिए प्लान बना रहा है, इसके लिए सरकार फंडिंग करती है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये है हमारे गंगा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती है। कुछ चीजें हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। भूलना मत कितने जिले से बहती है, भूलना मत सबसे ज्यादा किस जिले में, यह भी मत भूलना कहां से कहां तक ज्यादा प्रदूषित है। गंगा के लिए कौन सी योजना चल रही है? नमामि गंगे। ये आंकड़ा, चूंकि अब देखो जिस साल में हम ये वीडियो बना रहे हैं वो 2024 है, तो निकटतम सन था 2023 का बजट, उसमें 14,084 जा चुका था। ठीक है ना? बोलो क्लियर हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं भैया, कुछ कम है, एक जीरो कम रह गया है। ठीक है, तो 22,500 करोड़ रुपया यहां पर दिया जाना है। बोलो क्लियर हो गई बात? आईआईटी कानपुर की बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो कुछ और बातें आपसे गंगा को लेकर पूछ सकता है। जैसे क्या पूछेगा? ध्यान देना, गंगा के जलमार्ग आपसे पूछ सकता है गंगा के जलमार्ग के बारे में। तो देखिए आप लोगों ने अभी देखा होगा, चर्चा में रहा था एमवी गंगा विलास, एक क्रूज जो गंगा में चलेगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। एक तो ये फैक्ट पूछ सकता है। दूसरा, प्रयागराज से आगे हल्दिया तक, कलकत्ता में हल्दिया तक व्यापारिक जलमार्ग है, 1989 से काम कर रहा है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। वो लोग क्लियर हो गई बात? कितना देखो, तो ये जलमार्ग पर और बात कर लेते हैं, है ना। एक कौन सा जलमार्ग है गंगा नदी पर? प्रयागराज से हल्दिया तक, समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है राष्ट्रीय नदी या राष्ट्रीय जलमार्ग, सॉरी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। कहां पर है? ये प्रयागराज से हल्दिया तक बनता है। ठीक है, और एक फैक्ट याद कर लेंगे, यही हम लिख दे रहे हैं, एमवी गंगा विलास एक क्रूज सेवा है। ये कहां से कहां तक चलेगी? इसको यहां लिख रहे हैं, ये आपकी वाराणसी से चालू होगी और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली ये एक सेवा है। कौन सा? एमवी गंगा विलास। हम पूरा एक आगे अभी 5-10 मिनट का टॉपिक इस पर बनाएंगे कि एमवी गंगा विलास क्या है। ठीक है, फिलहाल आप एक बात को समझ लीजिए कि वाराणसी से कहां तक जाएगा? ये डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और एक बात याद रखना कि एक मल्टी मॉडल सिस्टम वाराणसी में लगाया गया है, मल्टी मॉडल टर्मिनल। इस जलमार्ग के लिए वाराणसी में क्या स्थापित किया गया है? देखो यहां लिखते हैं, मल्टी मॉडल टर्मिनल। मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां पर स्थापित है? वाराणसी में गंगा नदी पर स्थापित है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है गंगा नदी के बारे में। सिर्फ गंगा के बारे में इतनी बातें हैं, आपको उम्मीद है यहां से यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है? मुख्य नदी गंगा है। अब देखो इसकी सहायक नदियों पे बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में है।
और ये टॉपिक आगे बहुत ज्यादा, पहले आपने उम्मीद है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब हम इसको यहां से हटा देते हैं ना। गंगा के बारे में आपको नॉलेज हो गई। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, तटवर्ती जगहों के बारे में देखेंगे और सभी चीजों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो वो क्लास आज की निश्चित ही लंबी होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं करीब 20 मिनट में तो हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हमारी गंगा नदी का। ठीक है, अभी तो बहुत नदियां हैं, तो हम आपको यहाँ लिख देते हैं कि कौन कौन से आपके जो है टॉपिक हैं। एक तो देखो हम ऐसे ही बता देते हैं, मुख्य नदी गंगा देखेंगे। अब सहायक नदियों में यमुना देखेंगे, यमुना के बाद देखो फिर कौन, रामगंगा देखेंगे, गोमती देखेंगे, घाघरा देखेंगे, गंडक देखेंगे, कोसी देखेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां, जैसे यमुना की सहायक नदियां देखेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन वगैरह हैं। इन सभी नदियों का कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, इसका भी एक अध्ययन करना है। तो देखो ये सब चीजें देखेंगे। अब देखेंगे हम दूसरी नदी है हमारे जो प्रमुख सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो गंगा की सहायक, पहले तो हम एक बार में आपको बता देते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखो नीचे से अगर आप देखेंगे, यानी कि इसके दाएं तट से देखेंगे, इसके अगर दाएं तट से देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहा है, तो यमुना है, ठीक है। कौन है, यमुना है। और यहां पर एक नदी आपको और इधर मिलती है, सोन, जो उत्तर प्रदेश में बहती है। कौन मिलती है, एक सोन नदी मिलती है। यहां से आपको इसकी सहायक दो ही मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और एक जो है बाएं तट से मिलने वाली नदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां पर देखिए सबसे पहले तो रामगंगा मिल जाती है, रामगंगा है, गोमती है, ठीक है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। बहुत सारी इसकी ऐसी सहायक नदियां हमें मिल जाती हैं। तो इन्हीं के, इनको देख लीजिए, अब इनका भी एक चाहो तो स्क्रीनशॉट छोटा सा ले लीजिए, और इसके बाद हम देखेंगे इसकी पहली सहायक नदी यमुना के बारे में, जहां से आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी सहायक नदी पहली कौन है, यमुना। अब यमुना को जरा देखना, यमुना भी उत्तराखंड से ही निकलती है। इसका उद्गम बंदर पूंछ पर्वत श्रेणी से होता है। और देखिए ये कौन से जिले से प्रवेश कर रही है, जरा आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जिला है, और इस जिले का नाम हम आपको पहले ही रटा चुके हैं, नाम है इसका सहारनपुर। तो यमुना प्रवेश करती है सहारनपुर से, और सहारनपुर के बाद शामली, बागपत, है ना, गाजियाबाद, इस तरीके से बहती है, समझ रहे हैं। अब देखिए इस बीच में ये यहाँ पर ये हरियाणा के साथ सीमा बनाती है ना, क्या करती है, हरियाणा के साथ सीमा बनाती है। फिर यहां से देखो ये जो एक कर्व लेती है, ये दिल्ली में जाती है, और ये कर्व लेके देखो फिर थोड़ा सा क्या कर रही है, सीमा बनाती है हरियाणा के साथ। और फिर देखिए ये जगह देख पा रहे हैं ना आप, यहां से ये अलीगढ़ में बहती है, और अलीगढ़ में बहने के साथ ये यहाँ पर मथुरा में आ जाती है, ठीक है। और मथुरा पूरा प्रवाहित होती है। अब देखिए यमुना का और वृंदावन का तो कितना अच्छा है ना। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण जी का बढ़िया धाम है ना। वो कहते हैं कि कृष्ण जी के वहां पर क्या है, इसी यमुना की रेती में खेल खेल के बड़े हुए थे, है ना। तो मथुरा में क्या है, यहाँ यमुना किनारा है, वृंदावन प्यारा है, कड़कड़ में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर गाने हैं। तो ये यमुना है। अब देखिए वृंदावन के चक्कर में भूल ही गए कि यमुना आगे कहाँ है। तो मथुरा से आगे देखिए ये आगरा है ना। आगरा के बाद इटावा में आती है, ठीक है। इटावा हमारा अपना जिला है। इटावा से आगे ये औरैया जालौन में जाती है, ठीक है। यहाँ औरैया है, यहाँ जालौन है। अच्छा आप अपना नक्शा साथ रखिएगा,
और इसके बाद देखिए ये यहाँ पर हमीरपुर है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये कौन सा जिला है, यहाँ पर हमीरपुर है। बोलो बात क्लियर हो गई। हमीरपुर बता सकते हैं तो जरूर बताइए हमीरपुर में कौन सा मेला लगता है, ठीक है। तो यहाँ हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद देखिए ये जो जिला दिख रहा है ना, ये आपका बांदा जिला है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये कौन सा जिला है, बांदा जिला है। ये जो एक एक नदी पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद देखिए ये यहाँ आगे बांदा के बाद चित्रकूट में है, चित्रकूट के बाद प्रयागराज में है, और प्रयागराज में ही ये नदी गंगा से मिल जा रही है, ठीक है। और जहां पर ये मिलती है इस जगह को क्या कहते हैं, ये अगर आपसे पूछ दे तो याद क्या रखेंगे, बोलो इस जगह को संगम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। कौन कौन सा मेला लगता है संगम में, महाकुंभ मेला, कुंभ मेला, माघ मेला, 3 मेले लगते हैं यहाँ पर। बोलो बात क्लियर हो गई। और यहां से आगे ये जो है गंगा में मिल जाती है। अब आगे की कहानी हम आपको गंगा की बता चुके हैं। तो यमुना नदी के बारे में आपको नॉलेज इतनी मिलती है। अब हम देखिए यमुना के बारे में थोड़ी सी बातें लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहां हम यमुना लिख देते हैं और यमुना के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या बताएंगे कि यमुना का उद्गम कहां से है। आप लोगों ने जान लिया कि यमुना का उद्गम उत्तराखंड से है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, उत्तराखंड के एक जिले से है जिसका नाम है, सॉरी इस चोटी का नाम लिख दे रहे हैं, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। कौन है, यमुनोत्री ग्लेशियर है जो बंदर पूंछ पहाड़ी पर है, ठीक है। कहां पर है, बंदर पूंछ पहाड़ी पर है। और उद्गम के बाद हम देखेंगे इसका यूपी में प्रवेश कहां से होता है। तो इसका प्यारे बच्चों प्रवेश आपने अभी देखा कहां से है, सहारनपुर से होता है, ठीक है। कहां से होता है, सहारनपुर से होता है। और ये नदी क्या करती है, बाहर कहां से निकलती है, तो बाहर कहीं नहीं निकलती है बल्कि इसका होता है विलय, ठीक है। इसका क्या होता है बच्चों, विलय होता है। और ये विलय किसमें करती है, गंगा में करती है। विलय कहाँ, गंगा में ही करेगी, अब सहायक है तो प्रयाग में करती है। कहां पर विलय करती है, प्रयागराज में करती है। किस जगह पर करती है बच्चों, संगम नाम की जगह पर। या यहां नहीं लिखते हैं, यहां अपना एक और फैक्ट आ जाएगा, जगह की हमारे पास कमी चल रही है, मैप ज्यादा जगह ले लेता है। तो कहां पर, संगम, ठीक है। अब यूं तो हम सिर्फ मैप समझा दें, आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी आप लोग जरा एक बार हमको बताना कि अगर हम सिर्फ मैप में आपको सारी चीजें समझा दें तो क्या आप नोट स्वयं बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम लिखते रहेंगे, अगर आप बना सकते हैं तो समय कुछ बच जाएगा। हम मैप समझा दें, आप बना लो, ठीक है। तो ये देखिए ये यमुना नदी है। अब यमुना नदी के बारे में तो आपने जान लिया, ये भी नदी प्रदूषित है, ठीक है। ये भी नदी कैसी है, प्रदूषित है। और ये सर्वाधिक प्रदूषित कहां है, तो याद रखना दिल्ली, दिल्ली वालों ने तो बिल्कुल कतई करके नदी ये बर्बाद कर रखी है। दिल्ली से आगरा तक ये नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना, दिल्ली से आगरा तक, ठीक है। ये नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। आगरा में कौन सा मेला लगता है, याद हो तो बताना, ठीक है। तो प्रदूषित नदी क्लियर हो गई, कहां तक है। अब इसके बाद देखिए यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। इधर देखिए सबसे पहले नोएडा के पास इसमें एक नदी मिलती है। इस नदी का नाम है बच्चों हिंडन। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा के पास कौन सी नदी इसमें मिलती है, हिंडन नदी इसमें मिल जाती है। अब देखो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी मैप कठिन होता जाएगा, इसीलिए आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो ये हिंडन नदी इसमें कहां पर मिलती है, नोएडा के पास मिलती है, ठीक है। कहां मिलती है, नोएडा के पास मिलती है। आगे देखिए इसके किनारे मथुरा है, ठीक है। ये कौन सा नगर है, मथुरा है, यहां हम लिख देते हैं। ये देखिए यहां पर लिख दिया हमने, ये कौन है, मथुरा है। मथुरा के बाद ये आगरा है। अब यहीं पर एक नदी
एमपी और राजस्थान से होते हुए आ रही है। एमपी टू राजस्थान का चक्कर लगाते हुए एक नदी यहां से आ रही है, जो ऐसे प्रवेश करती है आगरा से, और इटावा में बच्चों जाकर के मिल जाती है। समझ रहे हैं, इटावा में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम याद रखना क्या है, चंबल है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, चंबल है। ठीक है, ये देखो हम बहुत अच्छे से नदी बना दे रहे हैं, नदी को भूलना नहीं। ये मत भूलना चंबल नदी प्रवेश कहां से कर रही, एक एक बात नोट करते जाना, किताबों में ढूंढते रह जाओगे ये बात है। ठीक है, आप यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा वैसा बवाल तो बहुत देख लेते हो। ठीक है, कायदे की क्लास कम ही मिलती है, समझ रहे हो बात को। और इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि सारी चीजें देखते जाना। कहां से प्रवेश कर रही है, आगरा से। हम जब नाम लिख दे रहे हैं जिले का, ये जिले का नाम बोलो क्या है, आगरा है। और यहां पर देखिए इस जिले को भी हम बना दे रहे हैं, आपकी कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए ये जिला बना दिया। याद रखना ये जिले का नाम क्या है, इटावा है। ठीक है, ये इटावा जिले में आकर के चंबल मिलती है। हालांकि हमने थोड़ा इसको जल्दी मिला दिया है, ये हम इटावा में रहते हैं इसलिए और क्लियर जानते हैं कि ये इटावा में भी बिल्कुल किनारे पे जाके मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, बिल्कुल बॉर्डर पे जाके मिलती है यहाँ पर। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। तो ये नदी कौन सी है प्यारे बच्चों, चंबल नदी है। बोलो कौन नदी है, चंबल। चंबल की एक सहायक नदी कौन है, छिप्रा। छिप्रा के किनारे कौन सा मंदिर है, उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है। याद रखना ये नदी कौन हो गई, चंबल। चंबल के बाद देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट नदी हम आपको बताते हैं, यहां से जाती है। देखना हर एक नदी अब गौर करना, हमने आपसे कहा ना कि नक्शा अब बहुत ज्यादा भरने वाला है, तो नदियों को गौर करना। ये देखना एक नदी, इसका नदी का नाम है, ठीक है, पहले एक सिंध नदी और है उसे हम यहां बना देते हैं। ठीक है, एक नदी है सिंध, ये लो, सिंध नदी भी सेम चंबल की जगह पे मिलती है आके। ठीक है, तो चंबल और दूसरी कौन है, सिंध, ये दोनों तो यही है। ठीक है, इटावा में मिलती हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं, कौन है, इटावा। वैसे इटावा औरैया बॉर्डर पे मिलती हैं, लेकिन किताबों में इटावा मानते हैं तो आप भी इटावा याद रखेंगे। ठीक है, कहां पर मिलती है, इटावा में। अब ये देखिए नदी बहुत बार पूछी गई है, ये जिले का नाम क्या है, ये ललितपुर है जिला। ठीक है, ये जिले का नाम है बच्चों ललितपुर। वो बोलो बात क्लियर हो गई, ये जिला है ललितपुर। और ललितपुर से प्रवेश जो नदी कर रही है, इस नदी का नाम है बेतवा। याद रखना क्या नाम है, बेतवा नाम है। और ये बेतवा नदी यहां से प्रवेश करके इस तरीके से प्रवाहित होते हुए, और ये यहां से ऐसे जाकर के हमीरपुर में मिलती है। याद रखना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, उत्तर हो गया ललितपुर से, और ललितपुर से प्रवेश करने के बाद यमुना में कहां पर मिलती है, तो आपको याद हो गया यमुना में कहां पर मिलती है, हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में कौन सा मेला लगता है, अभी तक आपको याद नहीं आया क्या, हम बता देते हैं, कंस वध मेला लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है, कंस वध मेला लगता है, याद रखना। बेतवा नदी के बाद देखो एक और इसकी सहायक नदी है, जिसका नाम है केन नदी। ठीक है, केन नदी पूछे उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो याद रखना ये प्रवेश कहां से कर रही है, देख लिया ना, बांदा से प्रवेश कर रही है। बांदा से, कहां से प्रवेश कर रही है, बांदा से। और बांदा में ही मेरे बच्चों एक जगह है, इस जगह का नाम है भोजहा। क्या नाम है जगह का नाम, भोजहा। जगह का नाम बांदा में ही है, जहां पर ये नदी जाकर के यमुना से मिल जाती है। ठीक है, यमुना की अपनी चारों हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन हो गई। क्या याद रखेंगे, कैन नदी में सजर पत्थर मिलते हैं। तो ये एक और प्रश्न बन जाता है कि सजर पत्थर कहां मिलते हैं, बांदा में मिलेंगे।
ठीक है, क्योंकि बांदा में केन नदी है, केन नदी में सजर पत्थर मिलता है, कई रंग का एक पत्थर होता है, तो याद रखेंगे सजर पत्थर हमीरपुर। ठीक है, तो ये नदियां समझ में आ गई, ये यमुना की सहायक हैं। ठीक है, एक वो हिंडन है नोएडा के पास, और ये सारी नदियां हैं, आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। तो यहां हम लिख देते हैं यमुना की सहायक, यमुना की सहायक नदियां। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो पहली का नाम है चंबल, दूसरी का नाम है, चंबल के बाद है सिंध, और फिर है बेतवा, और फिर है कैन। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब इन नदियों की भी अपनी कहानी है। अब देखो, चंबल नदी तो डाकू, चंबल मतलब डाकू, याद है? पान सिंह तोमर था एमपी का। ठीक है, अब तो बहुत लोग समर्थक भी हैं, ऐसा नहीं पता चलता है, लोग डाकुओं के समर्थक हो जाते हैं। हम फेसबुक पर देखते हैं श्रीमान पान तोमर सिंह जी लिखा होता है, समझ में नहीं आता भाई क्या करें। ठीक है, एक समय लंबा ट्रेंड चला था, विकास दुबे को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, इन्हें पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे हमने देखा उसे पसंद करते हैं। वो एक इतना सा लड़का डॉन बन गया था, वैसे टीका लगाता था, क्या उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा, आपको याद हो बताना, इधर उज्जैन साइड का था, उसके बहुत फॉलोअर हैं। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ जा रहे हो भाई, संभलो थोड़ा, रुको, देखो कहाँ जा रहे हो और सही रास्ता चुनो। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको, देखो, हाँ, चंबल नदी ये डाकू क्षेत्र है, मतलब डाकू क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा अवनालिका अपरदन किया है चंबल नदी ने, आगरा और इटावा क्षेत्र में, और इधर एमपी क्षेत्र में, इसलिए ये चंबल नदी अवनालिका अपरदन के लिए कुख्यात है। तो चंबल नदी से क्या याद रखना है? ये जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं, इनमें ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। ठीक है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, बोलो, याद रहेगा? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। अब पूछे कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन है, तो बिल्कुल आंखें बंद करके कह दो इटावा है, क्योंकि अवनालिका अपर्दन यही होगा ना जब ये नदी कर रही है। अवनालिका अपर्दन होता है तो क्या बनते हैं ये याद रखना, इनसे क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? ये नदी समझ में आ गई। सिंध है, बेतवा है और कैन है, ऐसे हमने बताया आपको। कैन नदी याद रहेगी। अच्छा, चंबल का ये भी याद कर लो, कहां से प्रवेश है, तो यहां लिख देते हैं, जगह का अभाव है, चंबल नदी का प्रवेश आगरा से। कहां से है? आगरा से। और मिलन कहां पर होता है? मिलन कहां पर होता है? इटावा में। ठीक है, अब ये सब आप अपने हिसाब से लिखते रहना, हम तो सब बस आपको नॉलेज बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। बेतवा नदी का प्रवेश देख लो कहां से होता है। बेतवा नदी जो प्रवेश करती है वो बच्चा ललितपुर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? ललितपुर से प्रवेश करती है। और इसका मिलन कहां पर होता है? याद रखेंगे, हमीरपुर में होता है। कहां पर? हमीरपुर में होता है। ठीक है, ऐसे ही केन नदी है, तो केन नदी कहां से प्रवेश करती है? तो केन नदी का जो प्रवेश है बच्चा बांदा से होता है। कहां से होता है? बांदा से होता है। और इसका मिलन कहां पर होता है? तो इसका जो मिलन है वो कहां पर है? हमने बताया यहीं पर, भोजहा नाम की जगह है। ठीक है, क्या नाम है? भोजहा नाम की जगह है, वहीं पर इसका मिलन होता है। बोलो, बात क्लियर हो गई? तो ये यमुना हुई, चंबल सिंध बेतवा और कैन। ठीक है, ये नदियां समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए हम लोग ऊपर की नदियों पर बात करेंगे। ठीक है, ऊपर की नदी पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटाएंगे। निश्चित तौर पर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखते रहिए। अच्छा, कपड़ा तो मेरे हाथ में ही है, सॉरी हम भूल गए थे, कपड़ा तो हम हाथ में ही लिए हैं। आप बस पढ़ते रहो। ठीक है, टॉपिक को अच्छी तरह से समझते रहो, फिर देखो कैसे नंबर एकदम फट पड़ते हैं। ठीक है,
देखो आगे की कहानी। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, एक नदी ऊपर से देखेंगे, गंगा की सहायक नदियां ऊपर वाली। अब हम देखेंगे कौन सी नदी, रामगंगा। ठीक है, कौन सी नदी, रामगंगा देखेंगे। ये भी उत्तराखंड से आ रही है। देखो रामगंगा नदी भी उत्तराखंड से आ रही है, बिजनौर से ये भी प्रवेश करती है, और ये इसके पैरेलल में बहती है। ठीक है, इसके ऐसे पैरेलल में बहती हुई कन्नौज में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज में जाकर के क्या होती है, ये इससे मिल जाती है। याद रखना, इसके प्रवेश में यहां पर एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है अमानगढ़। ठीक है, क्या नाम है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। याद रखना, कभी पूछ सकता है रामगंगा नदी कौन से टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से होकर बच्चा बहती है, याद रखना। ठीक है, नदी का नाम क्या है, रामगंगा। ठीक है, क्या नाम है नदी का, रामगंगा नाम है। कहां पर मिलती है, ये शॉर्ट में लिखा है, समझना, कन्नौज में आकर के मिलती है। अब इसके बाद देखिए, ये आगे बढ़ जाती है गंगा नदी। ठीक है, अब इसके किनारे कानपुर बसा है और चीजें हैं। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है जो गोमती है। गोमती देखिए कहां से निकलती है, ये जिला याद रखना, इस जिले का नाम है पीलीभीत। ठीक है, क्या नाम है, पीलीभीत नाम है। अब देखिए रामगंगा नदी हम पहले छोड़ दी है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। रामगंगा नदी के बारे में बता देते हैं। प्रवेश कहां से करती है, बिजनौर से। ठीक है, प्रवेश कहां से है, बिजनौर से है। मिलन कहां पर है, मिलन है इसका कन्नौज में। ठीक है, कहां पर है, कन्नौज में है। अब इसके बाद आप देखिए, हम अगली बता रहे हैं, पीलीभीत में यहां पर एक झील है, झील है। इस झील का नाम है फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील, या कभी कभी आपको एक और नाम मिलेगा, वो भी हम यही बता दे रहे हैं, गोमत ताल। एक और नाम क्या मिलेगा बच्चों, गोमत ताल एक नाम मिलेगा। दोनों नाम याद रखना। यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है गोमती नदी। ठीक है, ये इस तरीके से प्रवाहित होती है। इसके किनारे यहां पर ये कौन सा शहर बसा है, लखनऊ बसा है। याद रखेंगे, पूछ देता है कि बताओ लखनऊ गोमती के बाएं तट पर है कि दाएं तट पर। बहुत अजीब क्वेश्चन कर देता है। आप याद रखेंगे, नक्शे से पढ़ेंगे सब याद रहेगा। हमें देखिए, ये जा रहे हैं दाएं तट पर, किस तट पर है, दाएं तट पर है। और यहां से देखिए इसके किनारे और कौन है, ये देखो एक और इसके किनारे है, इसका नाम हम लिख देते हैं, सुल्तानपुर है। ठीक है, कौन है ये, सुल्तानपुर है। ठीक है, पुर आप लगा लीजिएगा, सुल्तानपुर है। और यहां से ये नदी आगे जाती है। सुल्तानपुर के बाद यहां एक शहर पड़ता है, इसका नाम है बच्चा जौनपुर। ठीक है, क्या नाम है, जौनपुर। तो ये जौनपुर में जाकर के, यहां इससे, सॉरी जौनपुर नहीं, गाजीपुर में, ये जगह कैथी पड़ती है, गाजीपुर। तो ये गाजीपुर में जाकर के इससे मिल जाती है। ठीक है, तो ये जगह सुल्तानपुर है। इसी के किनारे हम ये बता दें आपको, जौनपुर और पड़ता है। ठीक है, यहां पर ये कौन जगह पड़ती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अभी के अभी, नहीं तो भूल जाएंगे, हम जे बना दिए हैं, जौनपुर इसके किनारे। तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर किस नदी के किनारे हैं, याद रखना, गोमती नदी के किनारे ये तीनों शहर पड़ते हैं, सुल्तान, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। बोलो बात क्लियर हो गई। और ये कहां पर मिलती है, तो देखो ये जो जगह दिख रही है ना, ये गाजीपुर है। कौन सी जगह है, गाजीपुर है। यहां हम आपको बता देते हैं, इस जगह का नाम एग्जैक्टली है कैथी। क्या नाम है, कैथी एग्जैक्टली जगह का नाम है। और कहां पर पड़ती है, गाजीपुर में पड़ती है। ठीक है, एकदम सटीक नोट्स है, आराम से पढ़ते जाना। कैथी, गाजीपुर, क्या लगा देखो।
तो ये नदी बोलो कौन सी नदी हो गई आपकी, ये नदी हो गई गोमती नदी। ठीक है, कहीं मैंने नाम इसका लिखा नहीं लिखा, लिख देते हैं। नदी का नाम देखो क्या है, गोमती है। कहां से निकलती है, तो पीलीभीत के फुलहर झील या गोमत ताल से निकलती है। इसके किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर हैं। और ये नदी गाजीपुर के कैथी नामक जगह पर गंगा से मिल जाती है। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो गोमती की एक और सहायक नदी है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये आप शहर देख रहे हैं, ये हरदोई है। हरदोई में एक झील है। अब ये चीज आप नोट ही कर सकते हो, इस पे इतना नहीं बना सकते। ठीक है, हरदोई की एक झील है जिसका नाम है बच्चा भिजवान झील। क्या नाम, भिजवान झील नाम है। और वहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सई नदी। ठीक है, इस नदी का नाम बोलो क्या है, सई नदी है। तो देखो यहां से ये हरदोई से सई नदी निकलती है। ठीक है, और ये यहां से इस तरीके से बहती हुई जाती है और ये जाकर के जौनपुर में जाकर के गोमती से मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है सई नदी का नक्शा, कि सई नदी निकलती कहां से है, हरदोई के भिजवान झील से निकलती है। और ये मिलती किससे है, गोमती की सहायक नदी है। क्वेश्चन ये बनेंगे, मेरी बातों को मजाक में मत ले लेना कि सोचोगे इतना ये तो टीचर पगला गया पढ़ाते ही जा रहा है। क्वेश्चन ये सब जरूरी है, और नहीं तो मुझसे सटीक नक्शा ढूंढ के दिखाओ। ठीक है, तो ये सई नदी नाम देखो, हम यहां इसका लिख दे रहे हैं। क्या नाम है, सई नदी इसका नाम है। बात क्लियर हो गई। इसके किनारे आप अगर आपके पास अगर नक्शा हो तो रख के देखना, जिले बाई जिले नदी का प्रवाह सही मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद देखना ये सई नदी के किनारे एक जो है शहर पड़ता है, और इस शहर का नाम है प्रतापगढ़। प्रयागराज के इधर, हाँ ये क्या नाम है, प्रतापगढ़ इसका नाम है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सई नदी के, प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है, सई नदी के किनारे है। याद रखना प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ की एक विधायक राजा भैया है। ठीक है, और इनकी कुंडा रियासत से। इसके अलावा यहाँ पर बैती, अजगरा और नैया झील है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो प्रतापगढ़ किसके किनारे है, सई नदी किनारे। सई किसकी सहायक है, गोमती की सहायक है। गोमती किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। बोलो बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इसकी और सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब यहां देखो, ये एक नदी आपको दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है घाघरा नदी। ठीक है, नाम क्या है इसका, घाघरा नदी इसका नाम है। बोलो समझ गए, क्या नाम है, घाघरा नदी इसका नाम है। बोलो, और घाघरा का एक और नाम क्या है, करनाली है। घाघरा का एक और नाम क्या है, करनाली है। और करनाली नदी का एक और नाम क्या है बच्चा, याद रखना, इसे सरयू भी कहते हैं। और हम आपसे कह देते हैं ये नदी इस बार आपको मिल जाएगी पेपर में, इस नदी ने इतने कारनामे किए हैं। बात आती है कि नदी प्रवेश कहां से करती है। ठीक है, ये नदी प्रवेश कहां से करती है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो बहराइच, जिले का नाम बहराइच। एक एक चीज याद रखना, जिले का नाम क्या है, बहराइच है। अब देखो इनका आंकड़ा हम अब सब नहीं लिख रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम सब नहीं लिख रहे हैं। अब हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम ये सब चीजें लिख के समझा देंगे। ठीक है ना, बहराइच से प्रवेश करती है। और खास बात क्या है कि इसे यहां पर एक जिला पड़ता है गोंडा, यहां नाम याद रखना, क्या नाम, गोंडा। तो गोंडा में एक जगह है जिसका नाम है किटौली। क्या नाम है, किटौली नाम है। तो गोंडा के किटौली से, और बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खेलगंज। क्या नाम है, खेलगंज। छाप लेना इस क्वेश्चन को
किटौली से खेलगंज तक इस नदी का नाम सरयू रहता है। सरयू किनारे अयोध्या है। तुलसीदास जी ने रामायण में श्री रामचरितमानस में लिखा है, जब राम जी अयोध्या का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, उत्तर दिश वही सरयू पावन, यानी अयोध्या के उत्तर में सरयू है तो अयोध्या सरयू के दक्षिण में है। तो ये अयोध्या हो गया ना किटौली से, तो यहां सरयू नाम भाग रही है। ऊपर इसका नाम क्या होता है, यहां पर करनाली होता है। ठीक, क्या होता है, करनाली होता है। नीचे आने पर देखो गोंडा से लेके खेलगंज तक नाम क्या होता है, सरयू होता है। लेकिन बिहार में नाम क्या है इसका, घाघरा है। छपरा में जाके गंगा से मिलती है। तो प्रवेश इसका बहराइच से है। और ये भी आप देख रहे हैं ना बलिया से निकलती है। बाहर कहां से निकलती है, ये गाजीपुर यहां लिखा है, इसका नाम लिख देते हैं बलिया। कहां से, बलिया से निकलती है। बोलो क्लियर हो गया। नक्शा नहीं बना रहे होगे तो दिक्कत में आ जाओगे। बहराइच टू बलिया। अब यहां से देखो एक और नदी है श्रावस्ती। यहां एक जिला पड़ता है श्रावस्ती। ठीक है, हम देखो यहां एक जिला बना देते हैं। इस जिले का नाम है श्रावस्ती। अब ये श्रावस्ती जिले से एक नदी आ रही है। इस नदी आ रही ऊपर नेपाल से। नदी का नाम है बच्चा रोहिणी। ठीक है, क्या नाम है, रोहिणी। अब ये रोहिणी नदी इधर जो है आ रही है, गोरखपुर के पास से होकर बह रही। कहां से, गोरखपुर के पास से होकर बह रही है। और ये जाकर के देवरिया के पास जाकर के, ठीक है, सॉरी देवरिया में कहां में आएगी, बलिया में। बलिया में ये, सॉरी बलिया से पहले, हाँ बलिया से पहले एक जगह पड़ती है देवरिया। ठीक है, इसका रास्ता थोड़ा सा हमसे गलती से ऐसा बन गया, ये ऐसा रास्ता है। ठीक है, तो ये बलिया से थोड़ा पहले देवरिया में जाकर के ये किससे मिल जाती है, ये आपके इससे सरयू नदी से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है, सरयू से। नाम क्या है इसका, रोहिणी। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, रोहिणी किसकी सहायक, सरयू की। सरयू का नाम असल में घाघरा। घाघरा कहां से निकलती है, यहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोरखपुर किसके किनारे है, तो याद रखना रोहिणी या राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर पड़ता है। मेला बता दो कौन सा लगता है। ठीक है, गोरखपुर का मेला कौन लगता है, बता सकते हो तो कमेंट में बता देना। तो ये नदी देखो यहां पर कौन सी हो गई, रोहिणी नदी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम चीजों को थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है। अब यहां पर देखो हम आपको दो तीन चीजें बता देते हैं। जैसे वाराणसी नदी है, तो वाराणसी के आजू बाजू दो नदियां और बहती हैं, याद रखना। दो नदियां और बहती हैं, एक का नाम वरुणा है, एक का नाम अस्सी है। याद रखना क्या, वरुणा और अस्सी। तो पूछा जाए वाराणसी कहां है, तो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में है, और गंगा के बाएं किनारे पर है। ठीक है, ऐसे ही देखो एक और नदी यहां पर बहती है जिसका नाम है आमी। ठीक है, एक नदी यहां पर और है, इस नदी का नाम क्या है, आमी नदी है। और आमी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो याद रखना इसके किनारे मगहर, संत कबीर नगर यहां पर नीचे पड़ता है। सॉरी, ये नदी थोड़ी सी नीचे है। ठीक है, थोड़ी सी नीचे, क्योंकि ये आमी नदी गोरखपुर में भी बहती है। ठीक है, आमी नदी गोरखपुर से किनारे नहीं है लेकिन गोरखपुर जिले में बहती है। ठीक है, तो ये इसके किनारे मगहर शहर है। ठीक है, मगहर कौन सा है, मगहर इसके किनारे है। कबीर जी की मृत्यु यहीं हुई थी। जिले का नाम संत कबीर नगर और शहर का नाम क्या है, मगहर किस नदी के किनारे है। अगर आपसे कभी पूछे तो याद रखना मगहर किस नदी के किनारे है बच्चा, आमी नदी के किनारे है। बात को छाप लेना। ठीक है, आमी नदी के किनारे है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। देखो अब यहां से कुछ और चीजें, एक दो नदियां और जान लो बस, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। एक नदी यहां पर और ललितपुर में जान लेना। ललितपुर में बच्चा एक और लोकल नदी बहती है जिसका नाम है ओडी। देखो ये नदी हम जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहे, परीक्षा में आती है। ठीक है, ओडी नदी कहां पर है, ललितपुर में है। ठीक है, ऐसे ही
यहाँ अमरकंटक से आने वाली एक और नदी है जो सोनभद्र जिले से होकर के ऐसे निकलती है। इस नदी को याद रखना, ये बिहार में चली जाती है, इसे सोन नदी कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदी है? सोन नदी है। और सोन की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम रिहंद है, और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बना है, और रिहंद बांध के पीछे ही गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनती है, जो बच्चा सबसे लंबी झील, सॉरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील में आती है। ठीक है ना, याद हो गया। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं। नदियों के किनारे बसे हुए शहर तो आपने जान लिए होंगे, गोरखपुर किसके किनारे है, अयोध्या किसके किनारे है, प्रतापगढ़ किसके किनारे है। ठीक है, ऐसे ही गाजियाबाद किसके किनारे है? गाजियाबाद याद रखना हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, अब प्रवेश और निकास भी आपने सबके जान लिए हैं, तो ये सभी चीजें अब आप देख लीजिए, हम इनका एक अलग अलग और 2-3 इसके वीडियो बना देंगे। तो ये नदियां आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई और डिमांड है तो आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर वो चीज जो है, जितना जो मेरे पास जो भी चीज है वो आप तक जरूर पहुंचाएं, आपके लिए हेल्पफुल हो सके वो चीजें। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें बतानी बाकी हैं। पहले इतना आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम आगे इस पर चर्चा और करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और व्यस्त तो बहुत ज्यादा रहिए। ठीक है।